है एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। एमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी और चैप्टर आपका 4th है ना। तो वो आपका चैप्टर है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको जनजाति समूह के बारे में बताया गया है। इसमें जनजाति समूह कैसे जीते थे, है ना, उनका जीने का कैसे तरीका था, वो शिकार संग्राहक कैसे थे, वो शिकार कैसे करते थे, है ना। और उनकी कुछ लोग जगह पर खेती करते, मतलब औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े उस समय। मतलब ये जो आप चैप्टर है आपका, ये आदिवासी लोगों के बारे में है, जनजाति समूह के बारे में है। वो लोग कैसे रहते थे, उनका भोजन संग्राहक, है ना, उनकी खेती कैसे होती थी। वो लोग झूम खेती भी करते थे, है ना, उनको घुमंतु खेती कहा जाता था। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 4th और आपका ये आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना है। और आपका इसमें कुछ क्वेश्चन भी है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन मैं कराती नहीं हूँ आपका, क्योंकि क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसमें बताना है आपको, मतलब इसका आंसर क्या हो क्या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आपका इसमें क्या है, सबसे पहले 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटे नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। ठीक है, लोग क्या कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना वो बढ़ा सकता है। किनके बारे में बोला जा रहा है, वो बिरसा नामक एक व्यक्ति हैं, जिन्हें कब देखा गया है, तो 1895 में देखा गया है। वो कहाँ के थे, तो वो झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में उन्हें देखा गया था। ठीक है, उनका क्या मानना था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और वह बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते थे। अनाज की छोटी सी ढेरी को वो कई गुना बढ़ा सकते थे, है ना, मतलब थोड़ा से अनाज को बहुत सारा वो बना सकते थे, ऐसे उनका मानना था। बिरसा ने खुद यह ऐलान भी कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। वो बिरसा जो थे वो खुद ऐलान किए थे, वो खुद बोले थे। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वे उनकी समस्याएं क्या करेंगे, दूर करेंगे या दूर करने आए हैं। ठीक है, बिरसा का जन्म कब हुआ है, तो बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है। कैसा समूह है ये, जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थक के इलाकों से दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें, बिरसा के समर्थक में इलाके और आदिवासी संथाल और उराव, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये इनका जन्म पूछा जाएगा। संथाल और उराव भी शामिल थे और ये सभी अपने आसपास में आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, है ना, वो किन समस्याओं का हल करना चाहते थे, जिन्हें क्या बोला जा रहा था, दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया, अंग्रेज के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदला था। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्में से बहुत अलग थी। ओके, क्या बोला जा रहा है इसमें, ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज जो थे और रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित जो रीति रिवाज हैं वो और रस्में हैं वो बहुत अलग थी। उन दोनों में क्या होती थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता था। ठीक, अंतर होता था। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति
पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। ओके, आगे देखते हैं इसमें कि जनजाति समूह किस तरह जीते थे, उनका जीने का तरीका कैसा था जो जनजाति थे उस समय के। ठीक है, इसमें आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे है एक, इसमें दिया गया है। ये क्या है, ये उड़ीसा के डोंगरिया के कंद कबीले की महिलाएं हैं जो बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। मतलब बाजार जाते हुए क्या कर रही है, वो नदी को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। ठीक है, ये उस समय का पिक्चर है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं जनजाति समूह किस तरह जीते थे। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। ठीक है, क्या करते थे ये, झूम खेती। झूम खेती क्या होता है, घुमंतू खेती होता है ना। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती किसको कहते हैं, तो घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से काट देते थे। ठीक है, क्या करते थे, जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ के जो ऊपरी हिस्से थे काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इससे राख में पोटास होती थी। क्या मिलती थी, तो राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी और कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे। ठीक है, पेड़ को क्या किया जाता था, काट दिया जाता था इसी से, और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरूच देते थे। मतलब क्या बोलना चाहिए, ऊपरी सतह को थोड़ा सा निकालते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उनमें बस खेत में बिखेर देते थे, है ना। क्या करते थे, वो खेतों में जोतने के बजाय, वो बीज रोपने की बजाय ऊपर से ही उनमें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह चले जाते थे। मतलब वो ऐसे नहीं था कि वहाँ पे खेती किए, खेती करने के बाद फिर वहीं पर रह गए, फिर वहीं पे खेती की, नहीं, वो एक बार खेती जहाँ पे करते थे उसके बाद वहाँ से वो चले जाते थे। ठीक है, जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ते रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतू खेती कर सकते थे। मतलब क्या था, जो आदिवासी लोग हैं वो लोग अब बिंदास तरीके से कहाँ रहते थे, तो वो जंगलों में रहते थे। उन्हें बिना कोई रोक टोक नहीं होता था, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था वहाँ पे, है ना कोई बाहरी आना जाना उतना होता था। वो लोग खुद जंगल में रहते थे, वहाँ पे अपना खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे वो लोग। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, परती क्या है आपका, परती क्या है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। मतलब अभी जैसे मैं बताऊँ उसमें क्या किए हैं, एक जगह एक बार खेती किए, खेती करने के बाद क्या किए, वहाँ पे एक बार खेती की, उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। तो अब जाहिर सी बात है उसमें अगर खेती नहीं होगा तो परत जमते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, जगह उपजाऊ बनते जाएगी। क्योंकि आप एक बार खेती करेंगे वहाँ की उपजाऊ शक्ति क्या होती, मिट्टी की कम हो जाती थी। ठीक है, जाहिर सी बात है आप कहीं पे भी खेती करेंगे तो आप एक बार अगर खेती करते हैं तो वहाँ की मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है कम हो जाती है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, शाल एक पेड़ है ना, शाल क्या बोला जा रहा है, एक पेड़ है। महुआ क्या है, एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ क्या होता है, एक पेड़ होता है जो इसमें छोटा छोटा व्हाइट कलर का फूल होता है जो गिरता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उनके शिकारी और संग्राहक। शिकारी और संग्राहक में क्या है, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे क्योंकि उनका जीवन यापन ही जंगलों के माध्यम से ही होता था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, क्या बोला जा रहा है, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, ये रहा यहाँ पे,
खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल जड़ खाते थे। वो कहीं बाहर से नहीं खाते थे, जंगल से जो जड़ फल मिल जाता था वो खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। खाना पकाने के लिए क्या करते थे, साल और महुआ का जो अभी यहाँ पे पड़ा महुआ का जो पेड़ होता है उनके बीजों का तेल जो निकलता था उसका क्या करते थे वो इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। क्या करते थे वो, स्थानीय बाज़ारों में जब इकट्ठा करते थे जंगलों से तो बाज़ार लगता था, वहाँ पे क्या करते थे, बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़ों की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, क्योंकि खोंड समुदाय के लोग क्या करते थे, वो जंगल में रहते थे। उनके जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे जो चीज़ वो लोग मांग करते थे ये लोग वहाँ से जंगलों से ढूंढ करके ला के देते थे, क्योंकि उनको पता होता था जंगल में रहते थे तो वहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं क्या नहीं। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, कुसुम और पलाश की फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से कहते थे और वो ला के देते थे। इन समुदायों के चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चला लिया जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासियों खेत मजदूर भी थे, है ना, क्या करते थे वो, खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। ठीक है, क्या करना पड़ता था उनको, जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, जब वन में जो उत्पाद होता था कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा, मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद के जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। मतलब उनका ये था कि हम किसी के पास जाके मजदूरी करेंगे तो उनका क्या था, वो अपमान मानते थे अपना। वो लोग कहीं पे जाके मजदूरी नहीं करते थे, वो लोग जंगल पे ही डिपेंड होते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी। उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह ब्याज और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो लोग मतलब अधिक में देते थे ब्याज, है ना, तो वो क्या करते थे, उनके पास कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेलने के कारण वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानते थे। मतलब अपनी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो मेन जड़ होता था, मुसीबतें होती थी, उनका सारा जड़ किसको मानते थे, तो महाजनों और व्यापारियों को मानते थे। कौन मानता था, ये आदिवासी लोग। कुछ जानवर भी ये पालते थे। इनका क्या था देखते हैं। आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। चौराहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। वे कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। मतलब आदिवासी समूह कहाँ थे, पंजाब में अलग तरीके से, है ना, और आपका हर जगह पे जैसे कश्मीर में अलग तरीके से वहाँ पे बकरियां पालते थे। मतलब जहाँ जहाँ पे आदिवासी समूह हैं वो अपना जीवन यापन कुछ जानवर पाल कर करते थे वहाँ पे जो चलते थे उस समय पे मौसम के हिसाब से। ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे, बस ये ऐसी है, इसमें समझने के लिए आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है।
इसमें ये चित्र आपका ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की है जो बिहार की है, 1946 का है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, उनका कैसा था देखो। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति क्या करते थे, एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, पहले नहीं करते थे, धीरे धीरे क्या किए हुए हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं, ठीक है, छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी को बराबर हक होता था। फिर भी क्या होता था, अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे, है ना। वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। इससे क्या होता था, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। ये किसका मानना था, तो अंग्रेजों का मानना था। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। इसमें आप एग्जाम में देखना, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लें, या आप जो आपको ठीक लगे आप मतलब चेक कर लें। आपका ये जो औपनिवेशिक से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है इसमें फिक्स से आपका आता ही है। ओके, आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। तो क्या बोला जा रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। ठीक है, इसमें देखते हैं आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। इसमें अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाकों पर क्या करते थे, एक नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थान नियम खुद बनाते थे। वो उनका अपना नियम चलता था उस समय पे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं का कामकाज अधिकतर काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। ठीक है, पहले क्या होता था, वो अपने तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, वो सब कुछ करते, लेकिन जब से ये अंग्रेज लोग आए उनके हिसाब से उनको काम करना पड़ता था। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन शासकीय शक्तियाँ क्या हो गई, छिन गई। उन्हें ब्रिटिश के अधिकारों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। वे अपना नियम, जो जनजाति लोग थे वे अपना नियम नहीं बना सकते थे। उन्हें क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो बनाए गए नियम थे उन्हें उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। परंपरागत कामों को करने से वे लाचार हो गए। ओके, इसमें देखते हैं घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। इसमें ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें, है ना। अंग्रेजों का क्या मानना था कि ये लोग भटक के काम ना करें, एक जगह पे रहकर काम करें। ओके, स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियंत्रित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने भी यह भी तय कर दिया था कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामियों और दूसरे पट्टेदार घोषित किया गया, है ना। ये किनके द्वारा था, अंग्रेजों के द्वारा था। जैसा कि आप देख चुके हैं, इसमें पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे। पट्टेदार क्या करते थे, अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देती थी। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। जनजाति लोग क्या करते थे, बिंदास रहते थे वो
वो अपना जीवन यापन अपने तरीके से करते थे, उनको कोई रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती थी। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बचाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उन्हें खेत के अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए क्या होता था वहाँ पे देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीवन जीने दिया जाए। हमें कोई रूल्स या मतलब जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था, ये इन सब तरीक़ों से ना सही, हमें अपने तरीके से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे देगी, है ना। उन्हें क्या करना पड़ा, कुछ कबीलों के जंगल में, है ना, कुछ हिस्सों को घुमंतू खेती की छूट देनी पड़ी। वन कानून और उनके प्रभाव देखते हैं। वन कानून और उनके प्रभाव क्या थे, है ना, उस समय के कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि देखते हैं इसमें, वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा, है ना। कानून में जो बदलाव किए, जो चेंजेस किए, उससे आदिवासियों के जीवन पर क्या हुआ, बहुत असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य में संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी भी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में क्या हुआ, जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों में रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या ये भी पैदा हो गई कि समस्या यह था कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। ठीक है, क्या था उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से करें। ठीक है, स्लीपर क्या होता है इसमें देखिए, स्लीपर लकड़ी की 36 तख्ते होती हैं जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, ये होते हैं आपका स्लीपर। ओके, उसके बाद देखते हैं औपनिवेशक। औपनिवेशक क्या है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे, क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। औपनिवेशक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल से जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। ठीक है, औपनिवेशक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया था। क्या था, उन्होंने तय किया था कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट दी जाएगी। ठीक है, छूट दी जाएगी। गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, उनका एक शर्त था। क्या शर्त था, वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगल की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव को बसा दिए। ओके, इसमें बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशक वन कानून का विरोध किया। बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे, क्या किया उन्होंने, औपनिवेशक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने एक नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है ना। क्या बोले, और उन्हीं तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। क्या बोला गया इसमें, 1906 में सोंग्राम संगमा, है ना, आपका क्या है, सोंग्राम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ क्या है, वन सत्याग्रह। इस तरह के विद्रोह थे उस समय के। ठीक है, इसका डेट आप याद रखेंगे, 1906 और क्या है 1930। व्यापार की समस्या है। व्यापार की समस्या में क्या है आपका, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारियों और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इस सारे बदलावों में क्या था कि क्या असर पड़ने लगा
यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। धीरे यह समझने के लिए आइए इसमें देखते हैं रेशम उत्पादकों का बहुत बड़ा हाथ है ना। रेशम उत्पादक की स्थिति उस समय क्या थी। क्या बोला जा रहा है, रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, है ना। 18वीं सदी में क्या था, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में बहुत भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के असर, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर क्या किए, इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर क्या किए, जोर दिए। ठीक है। वर्तमान में झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। ठीक है, क्या था, वर्तमान झारखंड में क्या है, स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों का बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। जब उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था, निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, है ना। लेकिन जो बनाते थे उनको मुनाफा तो नहीं मिलता था। ठीक है, क्या होता था, उनको मुनाफा मिलता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा होता था। जो रेशम उत्पादक करते थे उनको क्या होता था, बहुत मामूली फ़ायदा होता था। और यह स्वाभाविक था कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये काम की तलाश में लोग यहाँ से घर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लग गए थे। ये आदिवासी लोग हैं, है ना। एक कोयला फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार में कोयला खनिज है ना। 1948 में क्या है, 1920 के दशक के बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे, है ना। क्या थे, 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को दम तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था, है ना। जाहिर सी बात है, आप कोयला खदान में काम करेंगे, वहाँ पे क्या होता था, दम घुटता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। वहाँ पे अंदर जाके क्या होता था, कोयला खदान करना पड़ता था, है ना। काम की तलाश इसमें देखते हैं। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाली आदिवासियों की दशा तो और भी खराब होती गई, है ना। वहाँ से लोग दूर भागे ताकि यहाँ पे कुछ अच्छा हो, लेकिन क्या उनकी स्थिति और भी क्या हो गई, खराब हो गई। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम क्या है, चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में एक काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। मतलब उनको कहीं भी सुकून नहीं था। जब तक वो अपने जंगल में काम करते थे तब तक उनको सुकून था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने उनके जंगल पर आधिपत्य स्थापित किया तब से क्या हुआ, इनको काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा, है ना। तो उसके बाद उनके पास मजदूरी और ये सब करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार क्या किए, बगावत भी किए हैं। इसमें बोला गया है देखिए 1832 में कोल आदिवासियों ने, है ना, 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। क्या किए थे, संथालों ने बगावत कर दी। ये डेट को आप याद रखेंगे, बगावत कब, संथालों ने बगावत कब की थी, तो ये डेट को आप याद रखेंगे। इसमें मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। ठीक है, मध्य भारत में अगर बस्तर विद्रोह कब हुआ है तो पूछा जाएगा आपका, तो ये 1910 में हुआ है। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। इसमें आपका 3 विद्रोह देखिए, 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत की। ठीक है, 2 गया। मध्य भारत में
बस्तर विद्रोह हुआ कब? 1910 में हुआ। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ, बस्तर में हुआ। संथाल क्या की बगावत किए थे, और इसमें क्या 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है, हम आगे देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। इनका भी क्वेश्चन आता है इसमें। बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1870 में, 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीत गया था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबों से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था, है ना। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। ठीक है, क्या किए थे वो? बचपन में ही बिरसा में अतीत में हुए कहानियों को क्या किए थे? सुन लिए थे। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकियों के उत्पीड़न से पूरी तरह से आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय की परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए। वे खुद की इलाके में मूल निवासियों को वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, वे लोग को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का भी मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और वे अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपने खराब आदतें क्या करें हुए छोड़ दें। तो ऐसा हो सकता है कि बाद में वह बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। ठीक है, किसके साथ समय बिताया? तो जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी उन्होंने समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। ठीक है, अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे और तौर तरीके प्रभावित थे। बिरसा को आंदोलन में आदिवासियों समाज को सुधारने का आंदोलन था, है ना, सुधारने का क्या था? आंदोलन था। उन्होंने मुंडों का आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, है ना। ये सब क्या है आपको समझने के लिए इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, ये वाले, है ना। फिर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन क्या पता कहाँ से दे दे, है ना। बाकी जो हाईलाइट है वो उसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, उन्होंने मुंडों की क्या किया? आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें, डायन व जादू टोने पर विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। ठीक है, उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायी से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत का एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। उस समय की बात थी ये। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे। पेट पालने के लिए क्या करते थे? वो लोग खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे तो लोग एक बार भी अपनी ज़मीन पर खेती करें, है ना, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों पे काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्यों से, है ना, क्या बोला जा रहा है इसमें, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ये उस समय की बात है। ठीक है, इसको आपको यह मतलब समझने के लिए ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज को, इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, है ना, समझने के लिए है।
जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। ठीक है, कब किया? तो 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। ओके, इसमें देखते हैं आपका 1897 है ना, 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपी को तबाह कर दें। बिरसा ने अनुयायी दीकू और यूरोपी सत्ता प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर क्या किया? धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था उस समय, मतलब बिरसा राज का क्या था? वो प्रतीक था। क्या था? सफ़ेद झंडा। ओके, उसमें उसके बाद क्या है आपका सन 1900 में, है ना, सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। इसमें पूछा जा सकता है आपका कि बिरसा की मृत्यु कैसे हुई? तो बिरसा की मृत्यु 1900 में हैजा की वजह से हुई है। आंदोलन क्या हुआ? उसके बाद ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया था जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें, है ना। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया था कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है ना। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया था। ये आपका आंदोलन और लंबा चलता, लेकिन आपका क्या था इसमें? बिरसा की मृत्यु कब हो गई थी? तो हैजा की वजह से हुई थी, है ना। तो आंदोलन क्या हुआ? ठंडा पड़ गया। ये आपका था चैप्टर 4। ठीक है, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कल चैप्टर आपका 5 देखेंगे। ये आपका आदिवासी के जीवन के बारे में समझना था कि आदिवासी किस टाइप के जीवन जीते थे। ठीक है, अगला चैप्टर देखेंगे हम चैप्टर 5।